आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने शायद दुनिया की किसी भी दूसरी फाइनेंस बुक से ज्यादा बहस छेड़ी है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। इसकी शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत दमदार कहानी से होती है। एक लड़का जिसके दो पिता थे। और ये कोई फैमिली ड्रामा नहीं है, ये असल में दो बिल्कुल अलग सोच का टकराव है। हाँ। एक तरफ थे उनके असली पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे। वो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर थे, लेकिन सारी जिंदगी पैसों को लेकर परेशान रहे। उनकी सलाह भी वही थी जो शायद हम में से ज्यादातर लोगों ने सुनी होंगी। बिल्कुल, बेटा खूब पढ़ो, अच्छे ग्रेड्स लाओ ताकि तुम्हें एक सुरक्षित अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त माइक के पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। वो सिर्फ सोचिए 8वीं पास थे, लेकिन हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। और उनकी सलाह वो बिल्कुल उल्टी थी। सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करता है। और यही दो विचार एक तरह से इस पूरी किताब की नींव है। आज हम इसी नींव को थोड़ा खोद कर देखेंगे कि इसमें हमारे लिए क्या सबक छिपे हैं। और पहला सबक ही सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। कौन सा? जो कहता है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये सुनते ही दिमाग थोड़ा घूम जाता है ना, क्योंकि हम तो यही देखते हैं कि हर कोई पैसे के लिए ही तो काम कर रहा है। हाँ, इसे समझने के लिए कियोसाकी एक रैट रेस का कॉन्सेप्ट देते हैं। मुझे वो गधे वाली कहानी याद आती है जिसके मालिक ने उसके आगे एक डंडी पर गाजर लटका रखी है। बिल्कुल वही। वो गधा उस गाजर को पाने के लिए चलता रहता है, लेकिन वो गाजर हमेशा उसकी पहुंच से बस इंच भर दूर रहती है। तो रैट रेस भी यही है। यही है। एक इंसान नौकरी पाता है, पैसे आने लगते हैं, फिर वो ज्यादा खर्च करना शुरू कर देता है। बड़ा घर, बेहतर कार, छुट्टियां। अब इन बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए उसे प्रमोशन चाहिए, सैलरी हाइक चाहिए, और जैसे ही ज्यादा पैसे आते हैं खर्चे फिर बढ़ जाते हैं। ये तो एक अंतहीन चक्र है। बिल्कुल। और कियोसाकी कहते हैं कि ये चक्र दो इंसानी भावनाओं पर चलता है, डर और लालच। अच्छा। नौकरी खोने का डर, बिल न चुका पाने का डर हमें सुबह बिस्तर से उठकर काम पर भेजता है, और जब सैलरी हाथ में आती है तो लालच हमें उन चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हम उस पैसे से खरीद सकते हैं। सही पकड़ा। तो हम डर की वजह से काम करते हैं और लालच की वजह से खर्च करते हैं। कियोसाकी ने ये चक्र बहुत जल्दी पहचान लिया था, है ना? हाँ, जब वो सिर्फ 9 साल के थे तो उन्होंने रिच डैड से अमीर बनने का तरीका पूछा। तो रिच डैड ने उन्हें और उनके दोस्त माइक को अपने एक स्टोर में काम पर रख लिया, वो भी सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से। बस 10 सेंट? हाँ। कुछ हफ्ते बाद कियोसाकी ने शिकायत की कि पैसे बहुत कम हैं, तो रिच डैड ने उनकी सैलरी 0 कर दी। 0? ये तो और भी अजीब बात है। बिना पैसों के काम क्यों करवा रहे थे? यही तो सबक था। रिच डैड उन्हें पैसे के लालच से ऊपर उठकर सोचना सिखाना चाहते थे। अच्छा। उन्होंने कहा, अब तुम सैलरी के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करो, अपने दिमाग को अवसरों के लिए खोलो। और फिर उन्हें कुछ दिखा? हाँ, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो वो पहले नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने देखा कि स्टोर के क्लर्क हर हफ्ते पुरानी कॉमिक्स बुक्स के कवर का ऊपरी हिस्सा फाड़कर डिस्ट्रीब्यूटर को वापस भेज देती थी, और बाकी पूरी किताब फेंक देती थी। यहाँ से बात दिलचस्प होती है। उन्होंने उन फेंकी हुई कॉमिक्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अपने घर के खाली पड़े बेसमेंट में उन्होंने बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी खोल दी। वाह। एंट्री फीस थी 10 सेंट, जिसमें वे जितनी चाहे कॉमिक्स पढ़ सकते थे। और उन्होंने माइक की बहन को लाइब्रेरियन भी बना दिया था शायद। हाँ, और उसे हर हफ्ते $1 देने लगे। तो सोचिए, कुछ ही महीनों में वो बिना वहाँ मौजूद हुए हर हफ्ते करीब $9-10 कमा रहे थे। 1950s के दशक में एक बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। उन्होंने पहली बार सीखा कि पैसे के लिए खुद खटने की बजाय एक सिस्टम कैसे बनाया जाए जो उनके लिए पैसा कमाए। बिल्कुल। वो कॉमिक्स की लाइब्रेरी वो उनका पहला एसेट था। तो वो कॉमिक्स वाली लाइब्रेरी जो उन्होंने बिना एक भी पैसा लगाए शुरू की थी, वो असल में उनका पहला एसेट बन गया। और ये शब्द एसेट शायद इस किताब का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनने का पूरा खेल सिर्फ एक नियम पर टिका है। वो क्या? एसेट्स यानी संपत्ति और लायबिलिटीज यानी देनदारियां, इनके बीच का फर्क समझना और हमेशा एसेट्स खरीदना। परिभाषा तो बहुत सरल है। हाँ, बहुत सरल। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। जैसे अगर आपके पास एक घर है जिसे आपको किराया आता है तो वो एक एसेट है। सही बात है। अगर आपके पास स्टॉक्स हैं जिनसे डिविडेंड मिलता है तो वो एसेट है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ आपकी कार, जिसके लिए आप हर महीने किश्त, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस का पैसा देते हैं, हाँ, वो एक लायबिलिटी है, वो जेब से पैसा निकाल रही है। यहीं पर कियोसाकी एक बहुत विवादास्पद बात कहते हैं।
जो लोगों को हजम नहीं होती। कौन सी बात? वो कहते हैं कि जिस घर में आप खुद रहते हैं वो आपका एसेट नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी लायबिलिटी है। अच्छा। क्योंकि आप उसकी ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस पर लगातार पैसा खर्च कर रहे हैं। वो आपकी जेब में पैसा डाल नहीं रहा बल्कि निकाल रहा है। लेकिन रुकिए, ये बात शायद बहुत से लोगों को सही नहीं लगेगी। अपना घर होना तो एक भावनात्मक और सामाजिक सुरक्षा का प्रतीक है। हमारे यहाँ तो कहा ही जाता है रोटी, कपड़ा और मकान। क्या कियोसाकी इस इमोशनल वैल्यू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही इस किताब का सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाने वाला पॉइंट भी है। तो फिर कियोसाकी इमोशनल वैल्यू को गलत नहीं कह रहे, वो सिर्फ एक वित्तीय परिभाषा दे रहे हैं। उनका कहना है कि आप घर जरूर खरीदें लेकिन इस भ्रम में ना रहें कि वो एक इन्वेस्टमेंट है। तो उसे क्या समझे? उसे अपने खर्चे वाले कॉलम में रखें। असली अमीर लोग वो पहले कैश फ्लो पैदा करने वाले एसेट्स बनाते हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस। अच्छा। और जब उन एसेट से आने वाला पैसा इतना हो जाता है कि वो उनके सपनों के घर की ईएमआई और खर्चे आराम से उठा सकें, तब वो घर खरीदते हैं। ओह, तो मतलब क्रम का फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। मध्यम वर्ग पहले लोन लेकर लायबिलिटी यानी अपना घर खरीदता है और फिर उसे चुकाने के लिए 30 साल तक नौकरी करता है। और अमीर आदमी पहले एसेट्स बनाता है और फिर उन एसेट्स की कमाई से अपनी लायबिलिटीज को फंड करता है। सही। ये सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। और ये सब कुछ उस एक चीज पर आकर टिक जाता है जो हमारे स्कूल और शायद हमारे माता पिता भी हमें नहीं सिखाते हैं। क्या? पैसों की भाषा, मतलब वित्तीय साक्षरता। और यही हमारा तीसरा बड़ा सबक है। बिल्कुल। हमारे स्कूल हमें बेहतरीन प्रोफेशनल बनना सिखाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन पैसों को संभालना नहीं। रॉबर्ट के पुअर डैड इसका सबसे सटीक उदाहरण थे। एकेडमिक रूप से वो जीनियस थे लेकिन वित्तीय रूप से निरक्षर। वो कमाते बहुत अच्छा थे लेकिन महीने के अंत में कुछ बचता नहीं था। बात तो सही है। सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, उसे रखना और उसे बढ़ाना ये बिल्कुल अलग स्किल्स हैं। इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। 1923 में शिकागो के एक होटल में अमेरिका के कुछ सबसे अमीर और शक्तिशाली उद्योगपतियों की एक मीटिंग हुई थी। अच्छा। हाँ, इनमें बड़ी बड़ी स्टील कंपनियों, यूटिलिटी कंपनियों के मालिक थे। कहते हैं कि उस कमरे में मौजूद लोगों के पास अमेरिका की सरकार से ज्यादा पैसा था। और फिर 25 साल बाद क्या हुआ? उनमें से ज्यादातर या तो दिवालिया हो गए, या जेल में थे, या अपना दिमागी संतुलन खो बैठे थे और गरीबी में मरे। ये बात तो बहुत चौंकाने वाली है। मतलब ज्यादा पैसा कमाना आपको उसे संभालने का हुनर नहीं देता? नहीं देता। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उनकी सैलरी डबल हो जाएगी तो उनकी पैसे की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये उदाहरण तो कुछ और ही कहानी बताता है। यही तो वित्तीय साक्षरता की कमी है। उन्होंने पैसा कमाना तो सीखा लेकिन उसे मैनेज करना नहीं सीखा। कियोसाकी इसे एक इमारत की नींव से समझाते हैं। अगर आपको एक छोटा एक मंजिल का घर बनाना है तो शायद 6 इंच की नींव भी चल जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जैसी गगनचुंबी इमारत खड़ी करनी है तो आपको जमीन में बहुत गहरी और मजबूत नींव खोदनी पड़ेगी। तो दौलत का साम्राज्य बनाने के लिए वित्तीय ज्ञान की वो गहरी नींव जरूरी है। बिल्कुल, बिना उसके पैसा आते ही ढह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट, इन सब के बारे में सीखना होगा। हाँ, कम से कम बेसिक्स तो समझने होंगे। आपको फाइनेंस का विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए, ताकि हम अपनी और किसी भी इन्वेस्टमेंट की वित्तीय सेहत को समझ सकें। सही। यह सिर्फ नंबर नहीं है, ये कहानी बताते हैं कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। चलिए अब चौथे सबक पर आते हैं। अपने काम से काम रखें, मतलब माइंड योर ओन बिजनेस। इसका क्या मतलब है? अपनी नौकरी छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी एक और गलतफहमी है। तो फिर? अपने काम से काम रखे का मतलब है कि अपनी नौकरी करते रहें लेकिन अपना असली बिजनेस बनाना शुरू करें। और आपका बिजनेस है आपका एसेट कॉलम। अच्छा, तो नौकरी जरूरतों को पूरा करेगी और आपका एसेट कॉलम आपको अमीर बनाएगा। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण तो मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक का है। मैंने सुना है कि उनका असली बिजनेस हैमबर्गर बेचना है ही नहीं। ये बात एकदम सच है। एक बार रे क्रॉक एक यूनिवर्सिटी में MBA स्टूडेंट से बात कर रहे थे। उन्होंने पूछा, मैं किस बिजनेस में हूं? सबने कहा होगा हैमबर्गर। हाँ, सबने एक साथ कहा हैमबर्गर। उन्होंने हंसकर कहा, नहीं, मेरा बिजनेस हैमबर्गर बेचना नहीं बल्कि रियल एस्टेट है। ये कैसे? मैं हमेशा सोचती थी कि ये सिर्फ एक कहने की बात है। नहीं, ये उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी का कोर है। मैकडॉनल्ड्स अपनी हर फ्रेंचाइजी की लोकेशन बहुत ध्यान से चुनता है। वो उस जमीन या दुकान को खरीद लेते हैं,
फिर वो फ्रेंचाइजी ओनर को हैमबर्गर बेचने का सिस्टम देते हैं, लेकिन वो ओनर मैकडॉनल्ड्स को किराया भी देता है। ओ, तो रेक रोक का प्रोफेशन हैमबर्गर बेचना था, लेकिन उनका बिजनेस रियल एस्टेट था। बिल्कुल, वो अपने एसेट कॉलम पर ध्यान दे रहे थे। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल ओनर रियल एस्टेट होल्डर है। तो इसका मतलब है कि हमें अपने प्रोफेशन के साथ साथ साइड में रियल एस्टेट, स्टॉक्स या कोई छोटा बिजनेस जैसा एसेट बनाना शुरू करना चाहिए। हाँ, जो हमारे लिए पैसिव इनकम कमाए। सही बात है। और इसी से जुड़ा एक और विचार है कि अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाते नहीं, वो पैसे का आविष्कार करते हैं। आविष्कार, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो उन मौकों को देख पाते हैं जो दूसरे लोग डर या जानकारी की कमी के कारण नहीं देख पाते। जैसे कियोसाकी का वो किस्सा जब 1989 में अमेरिका में मंदी थी। हाँ, और रियल एस्टेट मार्केट बुरी तरह टूटा हुआ था। उस समय लोग डर के मारे अपने घर बेचकर भाग रहे थे। कियोसाकी ने एक ऐसा घर देखा जो $75,000 का था, लेकिन कोई खरीदार न होने की वजह से मालिक उसे सिर्फ $20,000 में बेचने को तैयार था। वाह! उन्होंने सिर्फ $2,000 डाउन पेमेंट देकर उसे खरीद लिया। उस घर में किराएदार रखे, जिससे हर महीने थोड़ा पॉजिटिव कैश फ्लो आने लगा। और फिर कुछ साल बाद जब बाजार वापस ठीक हुआ तो उन्होंने वही घर $95,000 में बेच दिया। तो उन्होंने एक तरह से डर के माहौल में एक अवसर बनाया। यही वित्तीय बुद्धिमत्ता है। और इसमें टैक्स का भी एक बड़ा एंगल है ना, किताब में इसका जिक्र है। हाँ, कि अमीर लोग टैक्स को अलग तरीके से देखते हैं। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी 1 लाख की सैलरी पर पहले सरकार अपना हिस्सा मतलब टैक्स काटती है, और फिर हम बचे हुए पैसों से लैपटॉप या फोन खरीदते हैं। सही। लेकिन अगर आपका एक छोटा बिजनेस है तो आप बिजनेस के लिए 1 लाख कमाते हैं, उसमें से पहले बिजनेस के लिए लैपटॉप खरीदने का खर्चा दिखाते हैं, और फिर जो प्रॉफिट बचता है उस पे टैक्स देते हैं। बिल्कुल। तो वो लैपटॉप एक तरह से आपके लिए टैक्स फ्री हो गया। ये एक छोटा सा उदाहरण है कि कॉरपोरेशन या बिजनेस का स्ट्रक्चर आपको कैसे कानूनी तौर पर टैक्स बचाने में मदद करता है। तो चलिए आज की इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समझते हैं। हमने रिच डैड पुअर डैड से 4 मुख्य मानसिकता में बदलाव सीखे। पहला, पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि ये सीखो कि पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाया जाए। उस रैट रेस से बाहर निकलो। दूसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क जानें। अपना पूरा ध्यान उन चीजों को खरीदने में लगाएं जो आपकी जेब में पैसा डालें, ना कि उन पर जो पैसा निकालें। सही। तीसरा, वित्तीय रूप से साक्षर बने। अकादमिक शिक्षा जरूरी है, लेकिन पैसों को कैसे मैनेज करना है ये सीखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आपका वित्तीय ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। और चौथा, अपनी नौकरी के साथ साथ अपने एसेट कॉलम पर ध्यान केंद्रित करें। मतलब अपने काम से काम रखें और अवसरों को देखने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें, खासकर जब बाकी सब लोग डरे हुए हों। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मेरे मन में आता है। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर क्या आज की दुनिया में ये उतने ही प्रासंगिक है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, किताब के कुछ उदाहरण, खासकर रियल एस्टेट और टैक्स वाले, वो अमेरिकी संदर्भ में और शायद थोड़े पुराने भी लगे। सही। लेकिन जो मूल सिद्धांत हैं, कैश फ्लो का महत्व, एसेट बिल्डिंग पर फोकस, वित्तीय शिक्षा की जरूरत, ये यूनिवर्सल और टाइमलेस हैं। तो आज एसेट्स के रूप बदल गए हैं। हाँ, बिल्कुल। शायद आज आप एक YouTube चैनल बनाएं जो आपके लिए पैसा कमाए, या कोई ऐप या डिजिटल प्रोडक्ट्स। माध्यम बदल सकता है, लेकिन मानसिकता वही रहती है। तो इस चर्चा को समाप्त करने के लिए श्रोताओं के लिए कोई अंतिम विचार? जापान की पौराणिक कथाओं में 3 शाही खजानों का जिक्र है जो शक्ति का प्रतीक हैं। अच्छा। पहली है तलवार, जो हथियारों की शक्ति को दर्शाती है। दूसरा है जवाहरात, जो पैसे की शक्ति का प्रतीक है। और तीसरा है आईना, जो आत्मज्ञान की शक्ति को दिखाता है। आईना? हाँ, कियोसाकी का मानना है कि इन तीनों में सबसे शक्तिशाली आईना है। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारा दिमाग है, और हमारी सबसे बड़ी ताकत है खुद को जानना। ये तो बहुत गहरा विचार है। तो मैं श्रोताओं के लिए बस एक सवाल छोड़ के जाना चाहता हूँ। अगर आज आप अपनी वित्तीय जिंदगी के आईने में देखें, तो वो पैसे को लेकर आपकी कौन सी आदतों और मान्यताओं को दिखा रहा है? क्या वो पुअर डैड की सोच को दर्शा रहा है या रिच डैड की? बिल्कुल। और वास्तविक संपत्ति बनाने के लिए उस आईने में दिख रही तस्वीर में क्या एक छोटा सा बदलाव आज से हिलाया जा सकता है? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह समरी आपके जीवन में भी बदलाव की एक नई चिंगारी पैदा कर सकती है, तो दोस्ती इस चैनल बुक समरी हब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों का सार नहीं समझाते, हम जिंदगी को गहराई से समझते हैं।